नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तीसरे दिन में झारखंड विधानसभा का सत्र रहा हंगामेदार। नियोजन नीति समेत 1932 का मुद्दा गरमाया। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का कल तीसरा दिन में हंगामेदार रहा। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। हंगामे और शोर शराबे के बीच विधानसभा के प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, लेकिन बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सदन की कार्यवाही बाधित होता देख अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शांत करने का आग्रह किया। तब जाकर विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद नियोजन नीति 1932 खतियान और झारखंड आंदोलनकारियों का मुद्दा छाया रहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री और सेली विधायक सुदेश महतो ने सवाल किया कि कितने आंदोलनकारियों को राज्य सरकार अब तक चिन्हित कर पाई है और उन लोगों को वर्तमान में क्या क्या सुविधा मिल रही है। उनके बात का समर्थन विधायक दीपक बरुआ ने भी किया, जिसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया कि राज्य सरकार झारखंड आंदोलन में भाग लेने वाले परिजनों को नौकरी देने का काम कर रही है। सीएम की सहमति मिलते ही पूजा सिंघल पर होगी प्राथमिकी। ईडी ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि पूजा सिंघल व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 की धारा 66(2) के तहत भेजी गई रिपोर्ट से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनरेगा घोटाले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद राज्य सरकार को इससे संबंधित रिपोर्ट भेजी थी। ईडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत जांच में मिले तथ्यों और बयान से संबंधित प्रतिलिपि सरकार को की थी। इस धारा के तहत किसी मामले में ईडी द्वारा सूचनाएं साझा करने के बाद दोषी अभियुक्तों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है। इस प्रावधान के मद्देनजर सरकार की ओर से पूजा सिंघल व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। रेबिका को दिलदार को रास्ते से हटाने का बनाया प्लान। मां मरियम ने सगे भाई को दी सुपारी। भाई का कबूलनामा। दरअसल आपको बता दें कि सायकगंज में हुए रेबिका हत्याकांड मामले में उसके पति दिलदार अंसारी के भाई आमिर अंसारी का कबूलनामा सामने आया है। दरअसल बोरियो थाना में पदस्थापित एएसआई सुषमा कुमारी के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में इस बात का जिक्र है कि दिलदार अंसारी घर वालों ने सुनियोजित साजिश के तहत रेबिका की हत्या कराई। इसके लिए बाकायदा कत्ल की सुपारी दी गई थी। बोरियो थाने में दर्ज इस प्राथमिकी के मुताबिक 16 दिसंबर की शाम को तकरीबन 7 बजे रेबिका पहाड़ी के लापता होने का सान्हा दर्ज कराया गया था। थाना प्रभारी ने एएसआई सुषमा कुमारी को जांच का जिम्मा सौंपा था। जांच कार्य में पुलिस ने दिलदार अंसारी के भाई आमिर अंसारी से पूछताछ की। उसी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि सुनियोजित साजिश के तहत रेबिका की हत्या कर दी गई है। आमिर अंसारी ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि दिलदार अंसारी की शादी सरेजा खातून से हुई थी। तकरीबन 2 साल पहले दिलदार ने आदिम पहाड़िया जनजातीय समुदाय से आने वाली रेबिका पहाड़ी से दूसरी शादी कर ली। आदिवासी समुदाय की होने की वजह से दिलदार अंसारी के घर वाले रेबिका को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दिलदार अंसारी उसे बेंगलुरु लेकर चला गया। बेंगलुरु से वापस आने के बाद दिलदार रेबिका को लेकर बोरियो में ही भाड़े के मकान में रहने लगा। हत्या करीब 15 से 20 दिन पहले दिलदार रेबिका को लेकर बेलटोला स्थित माँ पिता के पक्के मकान में आ गया। घर वालों को यह नगवार गुजरा। रोज घर में कलह होने लगी। ऐसे में दिलदार अंसारी घर वाले ने रेबिका को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। बाकायदा इसकी योजना बनाई गई। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। उम्मीदवारों का आक्रोश रैली के बाद जगी सरकार। 3 महीने में निकलेगा नियोजन नीति का समाधान। दरअसल आपको बता दें कि नियोजन नीति रद्द होने से आक्रोशित हुए राज्य भर के युवाओं ने कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आक्रोश रैली निकाली। राज्य भर से आए इन युवाओं ने पुराने विधानसभा के सामने से नई विधानसभा तक आक्रोश रैली निकाली, पर इन्हें पुलिस प्रशासन ने जगन्नाथपुर मंदिर के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। सभी युवा यहीं पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सरकार की नींद खुली। विधानसभा से 5 विधायकों का एक दल इन आंदोलनरत छात्रों से मिला और उन्हें नियोजित करने को लेकर आश्वस्त किया। इस संबंध में छात्र नेता कुणाल प्रताप ने कहा कि सरकार को युवाओं के हितों के बारे में सोचना ही होगा। इस पर सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के युवा जो चाहेंगे सरकार उसी अनुसार चलेगी। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें, आपका भविष्य मेरी सरकार की प्राथमिकता है। उम्र सीमा, फॉर्म फी दोबारा लगने जैसी तमाम बाधाएं जो आप युवाओं के भविष्य के आड़े आएगी उसका समाधान करूंगा। पहले भी मेरी सरकार ने फॉर्म फी को मात्र 50 रुपए किया था। सीएम ने कहा कि हर हाल में विधि समझ जो युवा के हित में होगा उस पर काम करेंगे। राज्य के युवा भविष्य की चिंता में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। नियोजन नीति रद्द होने की खबर के बाद सीएम ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा हूँ। स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना की होगी शुरुआत। हो रही तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग झारखंड स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना लागू करने जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों में प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों और कर्मी दलों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी करते हुए कहा कि योजना से स्वास्थ्य कर्मों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार किया जाएगा। इसके फलस्वरूप स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्धि में सुधार हो जाएगा। राज्यवासियों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी।
फिर पुराने रास्ते पर झारखंड सरकार, शराब का थोक कारोबार भी अब झारखंड सरकार चलाएगी। छत्तीसगढ़ लॉबी होगी बाहर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार अब शराब का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही अब थोक व्यापार करेगा। सरकार का पक्ष है कि पहले लिए गए फैसले की वजह से राज्य को राजस्व का घाटा हो रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर रणनीति बदलने की तैयारी है। बाजार में भी सभी तरह के ब्रांड की शराब की कमी राजस्व प्राप्त करने में बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। उत्पाद विभाग ने जीएसबीसीएल को शराब के थोक कारोबार में उतारने के लिए टेंडर निकाल दिया है। साफ है कि सरकार अब शराब के कारोबार में छत्तीसगढ़ की लॉबी और वहां की रणनीति को दूर कर रही है। 31 दिसंबर तक शराब से 1825 करोड़ रुपए का राजस्व का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अब तक करीब 1250 करोड़ रुपए ही राजस्व अर्जित हुआ है। 31 मार्च तक 2500 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य किया गया है। राज्य में शराब की होलसेल मार्केट फिलहाल छत्तीसगढ़ के 2 कंपनियों के हाथ में है। इन दोनों कंपनियों का नाम ओम साइम बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड और दक्षिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनियां क्यों अपना प्रॉफिट मार्जिन छोड़ रही है, अब सरकार इस पर फैसला ले रही है। जनवरी से लागू होंगे निजी कंपनी में आरक्षण के नियम। 75% नौकरी में होगा युवाओं का अधिकार। निजी कंपनी में मिलेगा झारखंडियों का प्राथमिकता। दरअसल आपको बता दें कि नए साल में झारखंड के निजी कंपनी में 75% नौकरी का नियम लागू हो जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह जानकारी दी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव और सुदेव कुमार सोनू के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी है। दोनों विधायकों ने इस नियम को झारखंड के युवाओं के लिए वरदान बताया था। साथ ही कहा था कि सरकार अगर इसे सख्ती से लागू नहीं करेगी तो झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलने में काफी परेशानी होगी। साल 2021 में इस कानून को सदन से पारित कर दिया गया था, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी तक लागू नहीं किए गए। इस नियम के साथ युवाओं से अपील की गई थी कि 30 दिन के भीतर सभी नियोक्ता श्रम एवं रोजगार विभाग में अपना पंजीयन करा लें। प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में लगभग 4000 कंपनियां हैं जो लोगों को नौकरी देती है। इसमें अब तक सिर्फ 404 ने निबंधन कराया है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नियोक्ता निबंधन कराएं और युवाओं को नौकरी मिले। उन्होंने कहा कि बाहरी कंपनियां अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी बाहर से लेकर आती है। ऐसे में स्थानीय युवाओं को मौका नहीं मिलता है। इस कानून का सख्ती से पालन हो, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। टीचर ने बैग चेक किया तो निकला पिस्टल, बच्चा बोला दोस्त को देना है। दरअसल आपको तो देखिए झारखंड के एक कन्वेंट स्कूल में बच्चे के बैग से पिस्टल पाया गया। टीचर ने जैसे ही 9वीं कक्षा के बच्चे के बैग में पिस्टल देखा तो स्कूल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना रामगढ़ जिले के एक इंग्लिश मीडियम की है। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के बैग से एक पिस्टल मिला है। पुलिस ने इस मामले में 2 बच्चों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि 9वीं कक्षा के बच्चे के एक बैग से पिस्टल मिलते ही स्कूल मैनेजमेंट ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने स्कूल पहुंचकर पिस्टल को कब्जे में लिया। 9वीं क्लास के बच्चों की हरकतों पर टीचर को शक हुआ था। टीचर ने जैसे ही बैग तलाशी की, बैग से पिस्तल निकलते ही पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि बच्चे ने कहा कि वो पिस्तल अपने जूनियर को देने के लिए लाया था। 8वीं कक्षा के पढ़ने वाले बच्चे को पिस्तल देने के लिए 9वीं कक्षा का बच्चा बैग में लेकर पिस्तल लाया था। दोनों बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। बच्चे नाबालिग हैं। इस बारे में पुलिस ने और जानकारी देने से मना कर दी है। पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।